हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज हमारे साथ श्री राम माधव जी हैं, जिनकी ये नई किताब द हिंदुत्व पैराडाइम, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड द क्वेस्ट फॉर अ नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू, इसी हफ्ते प्रिंट होकर पब्लिक हुई है। मैं समझता हूं कि यूट्यूब पर ये शायद पहला डिस्कशन हम इस किताब पर बहुत डिटेल में करने जा रहे हैं। राम माधव जी को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, बहुत इमिनेंट स्कॉलर हैं, थिंकर हैं, प्रोलिफिक राइटर हैं, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और नेशनल एग्जीक्यूटिव आरएसएस के मेंबर रहे, बहुत दिनों तक नेशनल स्पोक्स पर्सन आरएसएस के रहे, शायद 2003 से 2014 तक। बीजेपी 2014 में ही ज्वाइन की। तकरीबन मैं काउंट कर रहा था, कोई 14-15 किताबें लिख चुके हैं। हम लोग उनको टीवी पे देखते रहे हैं, दिल से बोलते हैं, लिखते भी दिल से हैं। आज उनसे, क्योंकि हम एकेडमिक हैं, कोई हम पॉलिटिक्स की इतनी बात नहीं करेंगे, बल्कि किताब पर डिस्कशन होगा। और हिंदुत्व क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और हम में से बहुत लोग उसको पूरी तरह, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई और हो, सही से नहीं समझते हैं, तो हम राम माधव जी से उसको समझने की कोशिश करेंगे। नेशनलिज्म का सब्जेक्ट बहुत पब्लिक डिबेट में चंद सालों से है। बार बार डिस्कशन पर हम, क्योंकि किताब में भी बार बार नेशनलिज्म का जिक्र आया है, तो नेशनलिज्म पे बात होगी, नेशनल आइडेंटिटी पे बात होगी, मुसलमानों का हिंदुत्व में क्या प्लेस है उसके सिलसिले में बात होगी। आपको मालूम है, और खुद राम माधव जी ने भी कोट किया है मोहन भागवत जी को, जिन्होंने कहा कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व इनकम्प्लीट है। तो सर, सबसे पहली चीज मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो आपने शुरू में किताब में लिखा, जाहिर है कि ये किताब एक बहुत बड़ा होमेज है दीनदयाल उपाध्याय जी को। आपने कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया है इनिशियल पेजेस में कि जो जनसंघ उभरी और उसकी फाउंडेशन हुई, उसमें बेसिक मुद्दा यह था कि कोई आइडियोलॉजिकल अपोजिशन कांग्रेस को नहीं थी, और एक आइडियोलॉजिकल अपोजिशन कांग्रेस को देने की और किसी भी गवर्नमेंट को देने की जरूरत होती है, और वो अपोजिशन, एक वैचारिक अपोजिशन भारतीय जनसंघ ने प्रोवाइड की। और ये आज राहुल गांधी भी कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बैटल में बीजेपी के सामने उनकी कोई बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आती कि हम इलेक्टोरल बैटल में नहीं हैं, लेकिन हम बीजेपी को एक वैचारिक अपोजिशन दे रहे हैं। तो सर, इसको जरा सा थोड़ा एक्सप्लेन करें कि ये वैचारिक अपोजिशन कांग्रेस को क्या थी। प्रोफेसर फैजान साहब, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके बहुत पॉपुलर शो, बहुत चर्चित शो जो है, इस लीगल शो में मुझे आपने बुलाया और मेरे किताब और संबंधित विषयों पर चर्चा करने का एक अवसर क्रिएट किया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं, आई नो दैट दिस शो इज वेरी पॉपुलर। काफी बड़ी संख्या में लीगल लॉ स्टूडेंट्स एंड लीगल ल्यूमिनरी सब देखते हैं, पर उसके साथ साथ मुझे विश्वास है कि इस शो के जरिए हम जो भी चर्चा करेंगे, यह भारत के सभी विभिन्न वर्गों के बीच में भी जाएगा। और जहां तक आइडियोलॉजी वाला प्रश्न है, मैंने मेरे किताब में पहले ही कहा कि हिंदुत्व हो या हम सब लोग जिस बात को लेकर देश के अंदर काम करते हैं, वो जो भी हो, उसको मैं आइडियोलॉजी शब्द से परिचित नहीं करूंगा। कि इसका कारण इतना ही है कि आइडियोलॉजी इज ए क्लोज्ड सेट ऑफ आइडियाज। किसी ने कुछ एक सेट ऑफ आइडियाज बनाया, उसको एक आइडियोलॉजी का रूप दिया और कहा कि अल्टीमेट पेनेशिया है मैनकाइंड के लिए। पर जिस हिंदुत्व को लेकर हम चलते हैं, वह कोई इस प्रकार का आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि यह इस देश के एक्सपीरियंस से उभरा हुआ एक, यू यूज्ड द वर्ड विचार या विचारधारा। विचारधारा सही शब्द है।
वो एक्चुअली आइडियोलॉजी का समांतर नहीं है, बट क्योंकि हमको शब्दों का प्रॉब्लम होता है, इंडियन वर्ड्स और अंग्रेजी वर्ड्स पे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हम एज फॉर कन्वीनियंस से हम आइडियोलॉजी शब्द प्रयोग कर देते हैं। तो एक विचारधारा हमारी रही है जो भारत के अपने हजारों वर्षों के अनुभव से उभरा हुआ विचारधारा है। जब देश आजाद हुआ था उस समय देश में एकमात्र दल लोगों के सामने था जो बहुत बड़े दल के रूप में, वो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। वैसे तो एक बात आप तो बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति आप जानते हैं, बट व्यापक लोगों को शायद जानकारी होना चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट कोई पॉलिटिकल पार्टी था ही नहीं। वो एक प्लेटफॉर्म था जिसमें जो जो लोग देश को आजाद कराना चाहते थे वो सब लोग शामिल होकर काम करते थे। उसमें आखिर प्रयास में कहा इसे डिसॉल्व कर देना चाहिए अब। एग्जैक्टली, यानी आखिरकार कांग्रेस के अंदर इतना बड़ा प्रयास चला मुस्लिम लीग को भी शामिल करे। कम्युनिस्ट भी उस आंदोलन में थे, सोशलिस्ट भी इस आंदोलन में थे, संघ के डॉक्टर हेडगेवार जो आरएसएस के फाउंडर थे वो भी कांग्रेस के कई आंदोलनों में जुड़े, आरएसएस के शुरू होने से पहले भी जेल गए, शुरू होने के बाद भी वो कांग्रेस आंदोलन में जाकर जेल गए। इसलिए विचारधाराएं भिन्न होते हुए भी आजादी का एकमात्र लक्ष्य लेकर सब लोग कांग्रेस के साथ जुड़े। आजादी मिल गई तो गांधी जी ने लिखा भी था कि आजादी के मिलने के पश्चात गांधी जी ने लिखा कि अब कांग्रेस को अपना राजनीतिक स्वरूप नहीं लेना चाहिए, अपने आप को डिसबैंड करके एक लोक सेवक संघ, जहां आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, गांधी जी वांटेड कांग्रेस टू बिकम एलएसएस, प्रोबेबली पैरेलल टू आरएसएस। बट कांग्रेस के नेताओं को लगा कि नहीं, आजादी को हमने ही लाया, ऐसा श्रेय देश को दिखाएंगे और देश में सत्ता हाथ में लेंगे। उसमें सफल भी हुए। पर कांग्रेस आजादी के बाद जो रास्ता लिया था वह पूर्ण रूप से यूरोपीय विचारों से प्रभावित रास्ता था। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसका अगर कोई प्रूफ चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स पढ़ना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में एक समय बड़े बड़े लोग, यानी प्रकाशम पंतलू जो आंध्र के बड़े नेता थे, ऐसे लोग हताश होकर बोलते हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, गांधी कहां गायब हो गया हमारे बहस में, कहां भारतीय मूल्य गायब हो गए, ये बात स्वयं कहते पर डिबेट्स में। तो जो कुछ रूप कांग्रेस ने देश को बनाने के लिए बनाया था वह एकदम यूरोपीय विचारों से प्रभावित थी। पर सर, क्या आपने विचार एकदम गलत है क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं जी, वो विचार थे, पर उसके सामने हमारे जनसंघ के नेताओं ने सोचा कि चलो क्यों ना हम एक भारतीय विकल्प नहीं दे सकते हैं। उस उद्देश्य से जनसंघ की स्थापना हुई। उसको मैंने मेरे प्रारंभिक चैप्टर्स में हाईलाइट किया। जी सर, आपने क्योंकि ये कहा कांग्रेस ने यूरोपियन इन्फ्लुएंस था, तो किताब में आपने नेहरू जी का एक लेटर गांधी जी को कोट किया है 12 जनवरी 1928 का, जिसमें नेहरू जी ने ये लिखा है गांधी जी को कहते हुए कि आपने कहीं पे ये कहा है कि भारत को किसी और देश से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है और भारत तो अपने पिनेकल ऑफ विजडम पे पास्ट में पहुंच चुका था, और मैं इससे डिसएग्री करता हूं। तो ये आपने कोट किया है सर अपनी किताब में। मैं आपसे सर ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या वेस्ट में कोई चीज ऐसी नहीं है जो हम नहीं सीख सकते? अगर संविधान देखें तो हमने फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से अडॉप्ट किए हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंग्लैंड से अडॉप्ट की है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हमने उसको मॉडिफाई किया है और हमें करना चाहिए। हमें बिल्कुल, हमारी सोसाइटी वेस्टर्न सोसाइटी से अलग है, तो हमारी सोसाइटी से कंपेटेबल होकर हमने कुछ कुछ आइडियाज लिए हैं वेस्ट से। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस विषय पर मैंने मेरे किताब में जरूर चर्चा की थी। मैंने कहीं ये नहीं कहा कि जो वेस्ट के या यूरोप के विचार थे वो सब गलत थे। इसलिए आप मेरे किताब का जो सबटाइटल देखते हैं उसमें मैंने क्वेस्ट फॉर ए नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू लिखा। मैंने ये नहीं लिखा एंटी वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू। जी जी, नॉन वेस्टर्न है, नॉन वेस्टर्न। इसलिए मैंने लिखा क्योंकि अगेन मैं आपको फिर कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स के अंदर ये विषय उभर कर आया। तो उसमें अंबेडकर जी ने जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एंड ऑफ 1948 में प्रेजेंट किया था, अंबेडकर जी ने स्वयं एक बात कही
कि हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने बड़ी बड़ी समस्या थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाए, किस आधार पर बनाए। तो हमने 1935 एक्ट को लिया, फिर उसमें से आपने सही कहा कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लिया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कन्वेंशन, सभी से हमने लेकर ये बनाया। तो तभी ये चर्चा हुई। फिर हम क्या भारतीय अपना भी उसमें कुछ हाईलाइट कर सकते हैं क्या? तो उदाहरण के लिए सर, आपने विषय उठाया तो मैं आपके सामने रखूंगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम अपने देश को एक नेशन कहा ही नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा है। नहीं, प्रारंभ में आप प्रियम्बल में कहा इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया को पीपल के रूप में हमने संबोधित किया। ये कहां से हमने लिया? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद द स्टेटमेंट वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां से हमने लिया। फिर आर्टिकल 1 में जैसा आपने कहा है, उसमें हमने इंडिया को डिफाइन किया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो वहां बहस हुई कि हम हमेशा कहते रहे कि इंडिया एक नेशन है, एक राष्ट्र है। तो अंबेडकर जी ने उत्तर दिया कि ये बात तो कहने के लिए ठीक है, हम कहाँ राष्ट्र के व्यवहार कर रहे हैं, हम जाति से बटे हैं, धर्म से बटे हैं, हम दो टुकड़े हो गए हैं। यहाँ राष्ट्र बनाना है, नेशन बिल्ड करना है। भाई ये नेशन बिल्ड करना, आपने उनकी सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बुक का भी कोट किया है, एग्जैक्टली, नेशन इन द मेकिंग आपने कोट किया है। ये विचार एकदम यूरोपीय है। हम कह रहे हैं कि इंडिया का जो राष्ट्रीयता है कोई पॉलिटिकल एंटिटी के द्वारा बनाया जाने वाला राष्ट्रीयता नहीं रही है। ये तो हमारे हजारों वर्षों से चलता आया है। यहाँ एक राष्ट्रीय समाज हमेशा चलता रहा है, पर हमने वो यूरोपीय नेशनलिस्ट पॉलिटिकल नेशन आइडिया को लेकर हमने सोचा कि अब हम एक नया राष्ट्र बनाएंगे। इस प्रकार कई चीजें उसमें है। इसलिए जो मुख्य धारा, हमने डेमोक्रेसी लिया, किस डेमोक्रेसी को लिया हमने? यूरोपीय मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेटिक मॉडल को हमने ले लिया। गांधी जी और दीनदयाल जी दोनों ने इस बात पर प्रश्न उठाया। गांधी जी ने कहा कि मेरे लिए डेमोक्रेसी का अर्थ इतना ही है, द वीकेस्ट गेट्स एज मच पावर एज द स्ट्रॉन्गेस्ट। डज आवर डेमोक्रेसी रिफ्लेक्ट दैट? इट्स ए मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी वी हैव अडॉप्टेड। दीनदयाल जी ने भी यही कहा, मेजॉरिटेरियनिज्म डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए। तो हम, आपने जो एक बात कही, उस बात से मैं शायद सहमत नहीं हूं कि हमने उन यूरोपीय विचारों को भारतीयकरण करके हमने आगे बढ़ाया। वो नहीं हुआ है, वो नहीं हो पाया, वो होना चाहिए था। हाँ, उदाहरण के लिए उसमें एक बहुत बड़ी बात जिस पर बड़ी चर्चा चली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो तो ग्राम स्वराज के लिए गांधी जी ने अपना पूरा जीवन दिया, विलेज एम्पावरमेंट के लिए, पर कॉन्स्टिट्यूशन में आया ही नहीं था विषय। आगे जाकर 1993 में बड़ा आग्रह के बाद हम पंचायत राज रिफॉर्म 73rd 74th अमेंडमेंट लेकर आया, बट वो भी व्हाइट वॉश था, वो भी केवल आई वॉश के रूप में लाया था, क्योंकि विलेजेस को हमने पावर नहीं दिया, पैसे दिया है। पावर तो डीसी के पास रखा है, पावर तो असेंबली में रखा है। तो देखिए, अच्छा सर, हम नहीं कर पाए। जी हम सर उसी प्रश्न पे फिर जाएंगे, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है और उस पे उतनी चर्चा हुई नहीं है। मैं चाहता हूं कि देश इस चीज को समझे कि एक समय ये था कि ये सजेस्ट भी हुआ कि हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद और जनसंघ ये तीनों मिल जाएं, और उस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो आपने किताब में ये लिखा है कि क्योंकि राम राज्य परिषद जो थी वो काफी एंटी दलित थी, और हिंदू महासभा जाहिर है कि उसकी एक पैन इंडियन प्रेजेंस तो थी। आपने अभी कहा कि कांग्रेस में भी बहुत से हिंदू महासभा के लोग आते थे, मदन मोहन मालवीय खुद आते थे कांग्रेस में, और वो देश की आजादी का एक मूवमेंट था उस समय। लेकिन हिंदू महासभा में नॉन हिंदूज के लिए वो स्कोप नहीं था जो एक पॉलिटिकल पार्टी में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में होना चाहिए। इसलिए इस आइडिया को, मर्जर को एक्सेप्ट नहीं किया गया, और जो टर्मिनोलॉजी थी हिंदू वाली और हिंदुत्व वाली, चाहे वो सावरकर की हो या हिंदू महासभा की हो, उसको भारतीय जनसंघ ने नहीं लिया, और उसके बजाय उन्होंने इंडियन या भारतीय कंसेप्ट लिया। तो मैं चाह रहा हूं सर कि मेरे व्यूअर्स को जरा सा इसका सिग्निफिकेंस थोड़ा बताएं। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कांग्रेस के नेहरू के सरकार में मिनिस्टर थे, उन्होंने बाहर आकर इसको स्टार्ट किया। तो उस समय उनके सामने यही कल्पना थी, एक भारतीय विकल्प नेहरूवियन विचार के लिए देना चाहिए। कांग्रेस गांधीयन विचार से हटकर नेहरूवियन विचार का एक दल के रूप में आजादी के बाद उभरा था। उसके वैकल्पिक एक भारतीय विचारों का दल के रूप में भारतीय जनसंघ को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्थापना की थी। उसमें आरएसएस के भी कुछ प्रमुख नेता प्रारंभ में शामिल हुए। बट क्या हुआ, 1952 इलेक्शन एंड 57 इलेक्शन, दोनों इलेक्शंस में भारतीय जनसंघ इलेक्टोरली बहुत बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाई। 3% वोट मिले शायद शुरू में। हाँ, कम परसेंटेज वोट मिले थे। और बीच में 53 में ही इसके फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की निधन हो गई थी। तो एकदम सबको लगने लगा कि अब जनसंघ का क्या होगा। तो कुछ प्रस्ताव चली कि व्हाई नॉट हिंदू महासभा, रामराज्य परिषद और भारतीय जनसंघ कम टुगेदर, मर्ज इनटू वन पार्टी, ताकि एक ताकतवर विकल्प बन सकता है। पर उस समय रामराज्य परिषद और हिंदू महासभा, उनके नेता कुछ कारणों से जनसंघ के साथ पूर्ण रूप से विलय के लिए तैयार नहीं थे। उन कारणों में मुख्य कारण यह था कि भारतीय जनसंघ अपने संविधान में प्रारंभ से स्पष्ट लिखा है कि भारतीय जनसंघ का द्वार सभी लोगों के लिए इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, ओपन रहेंगे। सभी देश के 35 करोड़ उस समय के भारतवासियों के लिए भारतीय जनसंघ अपना द्वार खुला रखेगा। इस बात को लेकर जनसंघ में पदाधिकारी से लेकर नेता तक सभी धर्म, सभी जाति के लोग आ सकते हैं। इसको लेकर पूर्ण सहमति नहीं बन पाई। एक प्रकार से वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर मिर्जर के लिए भारतीय जनसंघ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता तो भारतीय जनसंघ इस देश के एक राष्ट्रीय विकल्प पैदा ही नहीं हो पाता। आज भारतीय जनता पार्टी नाम का एक दल देश के सामने आता ही नहीं था। पर डे वन से दीनदयाल उपाध्याय का भी पूरा लिटरेचर में इस बात की पूरी स्पष्टता थी कि हम पूरे देश के 35 करोड़ हो, एक तो 35 करोड़ हो, 35 crores or it is 135 crores, we represent the entire India. Our doors are open to all people of the country, irrespective of their religion, caste and whatever. ये एक मुख्य कारण था जिसके चलते मर्जर नहीं हो पाई। और आगे जाकर जनसंघ किस प्रकार आगे बढ़ा हम सब जानते हैं, और बाकी दलों का भी क्या हुआ हम जानते हैं। अब सर एक थ्योरी पे जरा सा सवाल, क्योंकि जब भी बात होती है हिंदुत्व की और नेशनलिज्म की, तो उसे यूरोपियन नेशनलिज्म से कंपेयर किया जाता है। आपने अपनी किताब में ये लिखा है कि जो लिबरल नेशनलिज्म था यूरोप का, वो 1930 के बाद से बैंकक्रप्ट होने लगा और उसकी जगह फासिज्म ने ले ली, और वेस्टर्न यूरोप में, और ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिज्म ने ले ली। तो मैं सर आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अक्सर जो क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि साहब ये एग्रेसिव नेशनलिज्म हमको कहीं फासिज्म के करीब ना कर दे, तो क्या ऐसा कोई डर कभी आपको या पॉसिबिलिटी लगती है कि अगर हमने यूरोप की तरह इलिबरल नेशनलिज्म जो है बेस्ड ऑन रेस या नेशनल सुपीरियरिटी कभी अपनाया, तो हमारे साथ भी वो होगा जो यूरोप में हो चुका है, जो कि जाहिर है कि आपने उसका क्रिटिसिज्म किया है, आपने उसको अच्छी बात नहीं मानी है। बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म का जो आधार हमने माना है, वो आधार अगर छोड़ दिया तो कोई भी राष्ट्रवाद अधिनायकवाद बन सकता है, अथॉरिटेरियनिज्म बन सकता है, और कोई भी राष्ट्रवाद आगे जाकर जो फासिस्ट अनुभव यूरोप का रहा है उसकी तरफ जा सकता है। इसलिए जिस राष्ट्रवाद का हम प्रतिपादक रहे हैं और फॉलोवर रहे हैं, वह यूरोपीय जो राष्ट्रवाद का अनुभव है उससे सीखा है, हमने सीखा है। हमने उसको माना है कि ये राष्ट्रवाद नहीं हो सकता जहां एक अथॉरिटेरियनिज्म पैदा हो और उसके चलते वो फैसिज्म का रूप ले ले। फैसिज्म में एक सुप्रीमेसी की भावना होती है, वी आर सुप्रीम एंड वी आर द अल्टीमेट पावर। ये जो कॉन्सेप्ट है, जब ये राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता में ये भाव आ जाता, वह समाज को हित नहीं करेगा, हित करेगा। पर इसलिए हम हमारे राष्ट्रीयता का आधार को हिंदुत्व माना है।
अब आपने शब्द का जिक्र किया तो मैं थोड़ा 1 मिनट ले लूं कि मैंने किताब का भी टाइटल हिंदुत्व पैराडाइम लिखा। इसमें 2 शब्द है, हिंदुत्व है, पैराडाइम है। मैंने हिंदुत्व इसलिए प्रयोग किया तो किसी ने मजाक से कहा कि बुक ज्यादा बिके इसलिए यूज किया है। इसलिए नहीं है, आपकी सारी बुक्स बिकती है। आपको जरूरत नहीं है आपके पॉलिटिकल व्यूज से कोई डिसएग्री करे, आपकी स्कॉलरशिप से डिसएग्री नहीं करता। नहीं, थैंक यू, बट मेरा कहने का उद्देश्य है कि हिंदुत्व का शब्द प्रयोग हम ये कोई हिंदुइज्म से अलग एक विचार है जो बाहर ऐसा प्रचार किया जाता है, हिंदुइज्म अलग है, हिंदुत्व अलग है, उसको रिजेक्ट करने के लिए मैं जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग किया। हिंदुत्व हिंदुइज्म से अलग नहीं है। प्रॉब्लम हमारा इतना है कि हम हिंदुइज्म को भी इज्म नहीं मानते हैं। इज्म अगेन इज एन आइडियोलॉजी। इज्म मीन्स ए क्लोज्ड थॉट। Hindu thought is never a closed thought, was never a closed thought. It's a very open, very egalitarian idea. इसको अगर कहना है तो आपको इंग्लिश में कहना है तो मैं कहता हूं हिंदू नेस कहो या हिंदू डम कहो, हिंदुइज्म मत कहो। कोई यहाँ प्रॉफिट ने कोई आइडिया दे दिया है, कोई इसी को फॉलो करना, ऐसा नहीं है। इसमें अनेक शायद प्रॉफिट आए, आगे भी आते रहेंगे, वो बोलते रहेंगे, इंटरप्रेट करते रहेंगे। इसका जो भारतीय शब्द है वो हिंदुत्व है, इसलिए हिंदूनेस और हिंदूडम, हिंदुत्व अलग नहीं है। पर सर ये वर्ड आधार पर जो कब आया, हिंदुत्व शब्द आया कब? अगर उसे पीरियड वाइज देखें तो हमारी एंशिएंट जो टेक्स्ट हैं संस्कृत, उनमें तो ये शब्द नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूं। वैसे तो मैं आपको और एक बात कहता हूं, यह थोड़ा विडंबना हमें हमारे लोगों को भी लग सकता है कि आरएसएस का ओरिजिनल लिटरेचर में भी हिंदुत्व शब्द कभी नहीं रहा है जी। गुरुजी का डिस्कोर्स आप पढ़ेंगे, वो हमेशा सनातन धर्म संस्कृति इन्हीं का शब्द प्रयोग किया है। हिंदू, दयानंद सरस्वती भी वो कह रहे हैं कि हिंदू मत कहो, वैदिक कहो। हिंदू कहो, वैदिक कहो, ये हिंदू शब्द कई बार प्रयोग किया। हिंदुत्व शब्द आया है सावरकर की लिटरेचर से, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आगे जाकर हमने बाद में अडॉप्ट किया, पर हमको एट्रीब्यूट हमारे विरोधियों ने किया। आप हिंदुत्ववादी बोलते गए, हम धीरे धीरे 80s के बाद उस बात को हमने भी अपनाना शुरू किया। बट हमने कहा कि हम जिसको आप हिंदुत्व कह रहे हैं वो भी कोई ऐसा खराब विषय नहीं है। तो ये हिंदुत्ववाद वाला या हिंदू वाला जो नेशनलिज्म की कल्पना है, राष्ट्रीयता की कल्पना है, इसको यूरोपीय फैसिज्म से कंपेयर करना बहुत गलत है। हम फैसिज्म के खिलाफ के लोग हैं। हमारे पूरे डिस्कोर्स में हम इजरायली यहूदियों की जो संघर्ष चली फैसिज्म के खिलाफ, उसका हम समर्थक रहे हैं। हम फैसिज्म के समर्थक कभी नहीं रहे हैं। बट एक बात मैं यहां थोड़ा डिस्कोर्स के लिए छोड़ता हूं फैजान साहब, क्या यूरोप में नेशनलिज्म को एक गलत ढंग से परिभाषित करने का जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद प्रयास हुआ, क्या वो डिस्कोर्स बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है आज? सर, फॉरेन अफेयर्स जर्नल ने एक फुल स्पेशल इश्यू लाया 3 साल पहले ऑन नेशनलिज्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस। आज फिर से उस नेशनलिज्म की आइडिया को, जो नॉन अथॉरिटेरियन है, इंक्लूसिव है, नॉन फैसिस्ट है, ऐसे नेशनलिज्म को फिर देश अपनाने लगे हैं। ये अलग बात है। नेशनलिज्म शब्द बहुत बुरा प्रोजेक्ट किया गया, इसलिए जॉर्ज बुश ने उसको पेट्रियाटिज्म कहा। भाई, दोनों में अंतर क्या है? आइडिया समान है। एक शब्द की थोड़ा परिभाषा बदली क्योंकि उसके बुरे एक्सपीरियंसेस रहे। एक हिटलर हुआ, एक मुसोलिनी हुआ, तो एक्सपीरियंसेस खराब रहे हैं। तो इसलिए वो एक्सपीरियंस छोड़ो। हम जिस राष्ट्रवाद की बात कहते हैं वह एक हिंदू कल्चरल आइडिया पर डिपेंडेंट राष्ट्रवाद है। सर, आपने क्योंकि सावरकर का जिक्र किया, तो सर उनकी राइटिंग्स में आप देखें तो एक तो उन्होंने बहुत क्लियरली ये लिखा कि ये आज के हिंदू और मुसलमान अगर गले मिलें और वो शिवाजी और अफजल खान को याद करें तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। फिर उन्होंने जो 1857 की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, उन 5 दिन को बहुत ग्लोरीफाई किया कि हिंदूज और मुसलमान ब्लड ब्रदर्स की तरह काम किए। उन मौलानाओं का जिक्र किया उन्होंने, नकी खान और मौलवी अहमद शाह और वजीर अली, जिन्होंने जिहाद के फतवे दिए ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो मेरी सर ये समझ में नहीं आता
कि किस तरीके से ये एक चेंज आया 1930s के बाद, जिसमें हिंदुत्व जो है वो एक एग्रेसिव कंसेप्ट बना और लोगों ने कहा नहीं, हिंदुइज्म तो बहुत अकोमोडेटिव और टॉलरेंट है और इंक्लूसिव है। तो ये जर्नी जो सावरकर की रही सर, उसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। नहीं, आपने बिल्कुल एकदम सही कहा है। सावरकर बहुत बड़े हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक रहे हैं। आपने जैसा सही कहा, उन्होंने 1857 का जिसको अंग्रेजों ने दी म्यूटनी ऑफ द सोल्जर्स कहा था, सिपाही म्यूटनी के रूप में पेश किया था, उसको उन्होंने पहली बार लगभग 50 साल बाद 1907 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इस नाम का परिचय देकर पेश किया। उन्होंने इसको सिपाही म्यूटनी नहीं कहा, और उल्टा उन्होंने, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो उस प्रकार उन्होंने बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक गोल्डन इरा है इंडिया की इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री में, कि हिंदू और मुसलमान एक साथ आकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो वो उस चीज के पक्ष में रहे कि हम सब एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, क्योंकि हमारा इतिहास समान है, हमारा पूर्वज समान है, हमारा हजारों वर्षों की जो परंपरा है वो समान है। नहीं, और भागवत जी ने कहा डीएनए समान है। पार्डन में जी, मोहन भागवत जी ने अभी कहा कि डीएनए एक ही है। चलिए, डीएनए एकदम साइंटिफिक सब्जेक्ट है। तो मैं इतना जरूर कहूंगा, हमारी परंपरा, संस्कृति, इतिहास, हमारा पूर्वज जब समान है तो हम समान एक समाज के रूप में लड़ना चाहिए। ये कल्पना उन्होंने जरूर रखी थी, उसका वो अच्छे प्रतिपादक भी रहे हैं। और आगे जाकर वो हिंदुइज्म के कई कुरीतियों के खिलाफ भी संघर्ष किए, वो हिंदू सोशल रिफॉर्मर का भी उन्होंने रूप लिए है। बट एक बात जरूर है कि मुस्लिम लीग के निर्माण के बाद जो कुछ भी माहौल देश के अंदर बना, उसमें उनके विचारों में एक दूसरा भी एक पक्ष जुड़ा, अरबिंदो के साथ भी हुआ सर। हाँ, आगे जाकर उन्होंने एक अरबिंदो के साथ भी ऐसा हुआ सर कि जो इनिशियल उनके व्यूज थे उनमें चेंज एक आया बाद में, जब मुस्लिम लीग वगैरह बन गई। उन्होंने कोडिफाइड हिंदुइज्म की बात भी की थी। उन्होंने जिस हिंदुत्व की परिभाषा उन्होंने दिया, जो व्यक्ति इसको पुण्यभूमि पितृभूमि जिसका है वो हिंदू हो सकता है, तो फिर सिस्टर निवेदिता क्या होगी या और कोई क्या होगा, ऐसे कुछ प्रश्न जरूर है। पर उनकी जो कमिटमेंट रही है एक राष्ट्र एक समाज की, वो हमेशा सारा प्रोफाउंड कमिटमेंट रही है। सर, आपने श्री अरबिंदो को भी कोट किया है, और श्री अरबिंदो लाजपत राय के इस आइडिया से कि इंडियन नेशनलिज्म होने के लिए हिंदू नेशनलिज्म होना ज़रूरी है, एग्री नहीं करते थे। और वो ये मानते थे मोहन भागवत जी की तरह कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड अंग्रेज़ों की देन है। और उनका ये कहना था अरबिंदो का कि जो इंडियन नेशनलिज्म है वो लार्जली हिंदू है इन स्पिरिट, लेकिन वो वाइड इनफ है कि औरों को भी इंक्लूड कर ले। मुसलमानों का नाम लिया उन्होंने कि जाहिर है कि मुसलमान भी इस देश के बेटे हैं, बल्कि उन्होंने नाम लिया कि नारायण जो है वो उनमें भी बसते हैं और मां की गोद उन्हें भी मिली है। वो बिल्कुल मूलभूत हिंदू विचार हमेशा वही रहा है जिसको हम अंग्रेजी में इंक्लूसिव कहते हैं। एक इंक्लूसिव विचार रहा है। अरविंद इंक्लूसिव नेशनलिज्म के वो प्रखर प्रवर्तक रहे हैं, प्रतिपादक रहे हैं। इसलिए जो अरविंद जी जिस बात की प्रतिपादना किए थे, या जो मूलभूत इंक्लूसिव हिंदू विचार है, उसी को लेकर हम सब चलते हैं। इसलिए मैंने उनको कोट भी किया था, इंक्लूसिव कैन नॉट बी अ वन वे ट्रैफिक। यस यस, इस इंक्लूसिविज्म को सब लोग स्वीकार करना है, समझना है। कुछ एक बार कभी कभी हमारे देश के बारे में वर्णन हो जाता है, गंगा जमुनी तहजीब, ये वर्णन होता है ना जी। इसमें गंगा और यमुना एक दूसरे के प्रति समान आदर की भावना रखना चाहिए, तब ये गंगा जमुनी तहजीब होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भावना जहां आवश्यक है वहां इंक्लूसिवनेस सफल होता है जी। अच्छा सर, आपने ये भी बुक में लिखा है कि आरएसएस जो थी और जनसंघ, ये दोनों कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते हैं और बाकी सब टेरिटोरियल नेशनलिज्म की बात करते हैं। तो मैं चाहता हूं जरा आम लोग जो हैं, मेरे लॉ के स्टूडेंट्स और जजेस और लॉयर्स को तो ये क्लैरिटी है, लेकिन बहुत से व्यूअर्स, कई करोड़ व्यूअर्स हैं, आपको मालूम है,
उनको के लिए जरा सा ये डिस्टिंक्शन सर जरा बता दें। कल्चरल नेशनलिज्म में हिंदुत्व यकीन करता है और बाकी लोग टेरिटोरियल नेशनलिज्म। नहीं, मैं अगेन आई विल गो बैक टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, जिसमें मैंने जिक्र किया किस कारण से डॉक्टर अंबेडकर ने भारत को एक राष्ट्र मानने से इनकार किया। उनका यह कहना था कि हम जब तक जातियों में बटे रहेंगे या धर्मों में बटे रहेंगे, हम अपने आप को एक राष्ट्र कहने लायक नहीं होंगे। एक सोशली स्पीकिंग एक राष्ट्र है तो हम एक जन भी होना चाहिए, हमारी एकता होनी चाहिए। पर क्या राष्ट्र केवल अंतर्विरोध के चलते राष्ट्र नहीं रहेगा? इस बात को कम से कम हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम ये मानते हैं कि इस देश के अंदर तमाम जो विभाजन है वो समाप्त होना चाहिए। जाति बिरादरी के नाम पर लड़ना, मजहबों के नाम पर लड़ना, ये संघर्ष समाप्त होना चाहिए। इसको समाप्त करने का आधार क्या है? ये कि है कि भाई हम हजारों वर्षों से चलती आ रही एक सांस्कृतिक समाज है। हमारा जाति भी हो, हमारे धर्म भी हो, इसका इतिहास देखेंगे हम, एक इतिहास से पैदा हुए समाज है। वो एकता जो है वह सांस्कृतिक एकता है। इसलिए हम इस देश की राष्ट्रीयता का आधार इस देश की प्राचीन संस्कृति मानते रहे हैं। पर दुनिया में राष्ट्रीयता का आधार, मैंने उसमें डिटेल चर्चा की थी, यूरोप में राष्ट्रीयता का पूरा आधार बना लैंड एंड क्लैन और पीपल। एक क्लैन के लोग और एक लैंड, एक भाषा के लोग, एक भूमि, ये दो है तो राष्ट्र बन जाएगा। तो उस आधार पर यूरोप में राष्ट्र बने, जिसको आप टेरिटोरियल नेशंस कह सकते हैं। इंडिया टेरिटोरियल नेशन नहीं है। दुनिया में और भी राष्ट्र है जो टेरिटोरियल नहीं है, उनका टेरिटरी नहीं रहा तो भी वो राष्ट्र जीवित रहा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है इसमें, और बुक में भी उसका बड़ा डिस्कशन है, लेकिन और जगह मैंने इतना नहीं पढ़ा कि आपने ये कहा कि जो राज्य है, स्टेट, वो सोल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है राष्ट्र का। और आपने उसमें कोट भी किया, दीनदयाल उपाध्याय जी को भी कोट किया कि हमारे देश में विदेशी शासन भी रहा, लेकिन राष्ट्र तब भी रहा क्योंकि राज्य जो था वो सोल रिप्रेजेंटेटिव नहीं था नेशन का। तो अगर सर ऐसा है तो क्यों अभी ये लगता है कि राज्य जो है वो राष्ट्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है? बिल्कुल, वर्तमान में आज राज्य, जिसको हम सरकार कहते हैं, राज्य इज गवर्नमेंट, बेसिकली स्टेट इज रन बाय, लेड बाय द गवर्नमेंट। आज सर्वे सर्वा जरूर हो गया है। एक ऐसी व्यवस्था हमने बनाया है जिसमें राज्य सर्वे सर्वा है। बट भारत की जो परंपरा हम देखते रहे हैं, तो यहाँ कभी एक राज्य तो रहा ही नहीं है। भारत एक राज्य 1947 के पहले कभी रहा है क्या? क्योंकि 47 में आजादी जब मिली थी तब भी तो अंग्रेजों के हाथ में जितना था, उसके अलावा भी अनेक संस्थानें थी, प्रिंसेस थे, किंग्स थे, राजा महाराजा थे, वो अपना राज चला रहे थे। सर आप जानते ही है, इनमें कई राज्यों का अपना संविधान था जी। इसलिए ये झंझट हो गया कि जब वे इंडियन डोमिनियन में ज्वाइन हुए थे तो 1950 26 जनवरी को जब हम रिपब्लिक बने थे, उससे पहले उन सभी राज्यों को अपने संविधान को बाकायदा संविधान सभा बना के रद्द करना पड़ा। ये प्रक्रिया भी टेक्निकली करनी पड़ी। इसका अर्थ क्या है? भारत बहुराज्यीय देश रहा है हमेशा। मल्टी एंशिएंट पीरियड में भी हमारे महाजनपद थे, बट भारत एक नहीं था क्या उस समय? तो भारत नाम का, अच्छा, अंग्रेजों ने यही कहता रहा कि भारत नाम का कोई एंटिटी ही नहीं है। तो चर्चिल ने यह बात कही थी, सर जॉन स्ट्रैची ने कहा भारत नाम की चीज तो एक कल्पना है, इट डजंट एग्जिस्ट। क्यों? उनको लगता था कि यह 500 राज्य है, वह भारत कहां से आ गया? पर भारत नहीं रहा क्या? रहा है ना। वो इसलिए रहा कि हमारा एकता का आधार राज्य नहीं रहा, राज्य के बाहर कल्चरल व्यवस्थाएं रही। और दूसरा मैं कहता हूं, इस देश में हमेशा युद्ध होते रहे, कम से कम लास्ट 1000 years ऑफ हिस्ट्री, इफ यू सी, यू ऑलवेज हैड वॉर्स। अगर भारत बाहर का एग्रेसर नहीं आया तो अंदर लड़ते थे हम। लड़ना हमारा शौक था। फर्स्ट जो है महिपाला रूलर के लिए 1500 किलोमीटर चले गए बंगाल तक, लड़ते रहे ना। लड़ना शौक रहा इस देश के राजाओं का। बट क्या समाज में कोई विघटन आया क्या? क्यों बंगाल और कुछ और दूसरे राज्य लड़े हैं तो वो दोनों समाज लड़ने लगे क्या? नहीं, समाज को उससे कोई लेना देना होता नहीं था।
समाज हाँ, चलाया वो जाता था, नेशनल लाइफ अनइंटरप्टेड चलती रहती थी, और उसको चलाने वाले आप जैसे लोग होते थे, विद्वान होते थे, पंडित होते थे, कोई टीचर होता था, कोई पुजारी होता था, कोई मौलवी होता, वो चलाते थे इसको, राजा नहीं चलाता था। हाँ, बट ठीक है, आज हमने एक व्यवस्था अपनाई जिसमें राज्य केंद्रित समाज है हमारा। वी आर स्टेट सेंट्रिक सोसाइटी टुडे, बट दिस इज ए यूरोपियन कॉन्सेप्ट। इसी पे मैंने चर्चा की थी, इसी में गांधी जी का राम राज्य हो, दीनदयाल जी की कल्पना हो, जहां स्टेट श्रिंक होना चाहिए, स्टेट छोटा होना चाहिए, समाज के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ना चाहिए। वो जैसे बढ़ेगा वैसा और विकास हम हासिल करेंगे। एक मैं मॉडर्न उदाहरण देके इस विषय को समाप्त करता हूं। इस भारत की दुनिया में ख्याति किस चीज को लेकर है? हमारा आईटी इंडस्ट्री को है। क्या भारत की आईटी इंडस्ट्री को सरकार ने बनाया? समाज के प्रबुद्ध लोगों ने बनाया है। समाज स्कोप दो, समाज बहुत कुछ कर सकता है, क्षमता है। मैं नॉर्थ ईस्ट का इंचार्ज रहा, नागालैंड में आज भी इवन टुडे एक विलेज का पूरा अधिकार विलेज हेड के हाथ में होता है। नागा ट्रेडिशन है वो। और रिमेंबर, विलेज हेड हमारे संविधान के हिसाब से चुनाया नहीं जाता है, वो ट्राइब में उनका प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो ट्राइबल प्रैक्टिस है, वो चुनाया जाता है। आपको किसी गांव में पेट्रोलियम की जो माइनिंग की भी जरूरत है, जब तक विलेज हेड स्वीकार नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन भी नहीं कर सकते हो। और हमने नागालैंड में अपना क्रिमिनल लॉ भी नहीं लगा, क्योंकि वहां एक परंपरा, क्या उससे नागालैंड भारत से अलग है? क्या नहीं, इस देश का हिस्सा है। बट भारत में इस प्रकार समाज के ऊपर चलने वाली एक व्यवस्था रही है। सर, इसमें ये आपने समाज वाली बात, और ये बिल्कुल सही बात लिखी है दीनदयाल उपाध्याय जी ने, कि राष्ट्र चलता रहा अनइंटरप्टेड, स्टेट किसी के कंट्रोल में चली गई हो। पर जब आज सर ये बात कही जा रही है, जैसे आपने आईटी इंडस्ट्री की सही एग्जांपल दी, उसमें कई लोगों को ये भय होता है कि क्या बिल्कुल टोटल कैपिटलिज्म आ जाएगा, टोटल प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, वेलफेयर स्टेट भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसके लिए जो कुछ थिंकर्स हैं देश के, उनको लगता है कि ये हमारे जैसे देश के लिए, अमेरिका के लिए शायद सही हो, इस तरह का प्राइवेटाइजेशन ज्यादा अच्छा नहीं होगा। इसलिए गांधी जी ने आजादी के समय ही बोला था कि आप किसी अमेरिका, यूरोप का नकल करने का प्रयास मत करो, बल्कि रशिया का भी नकल मत करो, उन्होंने कहा है। अब ये जो इजम्स है, इससे ना डरे, उनके अच्छे चीज लेकर हम चले। बट मैं ये भी कहता हूं, मैं किसी इज्म के सपोर्ट में नहीं कह रहा हूं, इवन द सो कॉल्ड कैपिटलिज्म 1950s आते आते वेलफेयर कैपिटलिज्म बना है जी। उसमें वेलफेयरिस्ट बहुत बड़ा अंश जुड़ गया है, क्योंकि उस समाज की जो आवश्यकता पड़े अमेरिका में। टुडे अमेरिका इज एज मच ए कैपिटलिस्ट स्टेट एज इट इज ए वेलफेयर स्टेट। आप देश के अच्छे चीजों को लीजिए और इस देश के अंदर उसमें जो उपयोगिता है उसको यूज करने की क्षमता रखिए। हम इज्म से डर जाए, हम उससे डर जाए, इससे डर जाए, तो हम कभी सफल हो नहीं पाएंगे। अच्छे चीज दुनिया भर से जो भी है वो लेकर चले। मैं इतना ही कह रहा था, मैं बचपन में एक ईस्ट गोदावरी के एक डिस्ट्रिक्ट के कोने से आता हूं, जिसको कोन सीमा कहते हैं। सर, हमारे कोन सीमा में बहुत कैनाल्स होते हैं, बहुत भरपूर वाटर है, कैनाल्स होते हैं। तो कैनाल के ऊपर ब्रिजेस बनते थे तो जमींदार बनाता था, सरकार नहीं बनाती थी। सब हम सरकार पर आश्रित नहीं थे, हम समाज के अच्छे लोग होते थे, उनको लगता था कि इस कैनाल पर एक ब्रिज की जरूरत है, वो बना देता था। तो समाज आश्रित चलना, वो फिर वो जमींदार भी कैपिटलिस्ट है उस दृष्टि से देखा जाए तो एकदम यूरोपीय भाषाओं को या परिभाषाओं को लेकर हम एकदम अपनी व्यवस्था में डर पैदा करने की जरूरत नहीं है। हमारी एक मॉडल रही है, हमारी एक व्यवस्था रही है, उस पर हम चल सकते हैं, समाज पर जिम्मेदारी दे सकते हैं, तो इस देश को हम अच्छी तरह चला सकते हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी भी मिनिमम गवर्नमेंट की बात इसलिए कहते हैं नहीं, और उनकी बहुत सी पॉलिसीज तो लेफ्ट की तरफ टिल्ट कर रही हैं, घर देने की और बहुत सी चीजें जो हैं। एनीवे सर, मैं जरा सा उस प्रश्न पे फिर एक आना चाह रहा हूं जो किताब में बहुत अच्छी तरह डिस्कस हुआ और समय भी खत्म हो रहा है, कि धर्म की राज्य से क्या रिलेशनशिप हो। अब जाहिर है कि आपने वो क्रिटिसिज्म जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने यूरोपियन सेकुलरिज्म का किया है, वो आपने भी डिस्कस किया है, लेकिन आपने फिर मैरिटन का जिक्र किया, जो पहले प्रोटेस्टेंट थे, फिर एथीस्ट हुए, फिर कैथोलिक हो गए, और आपने कहा कि देखिए ये जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक मूवमेंट है ये यूरोप में आ गया, लेकिन जो सर
हिंदुत्व के बारे में बात हो रही है, और हम ये लीगल अवेयरनेस में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व को कहा कि साहब ये वे ऑफ लाइफ है और ये रिलीजन नहीं है। आपने भी उस जजमेंट का जिक्र किया, गो कि उससे दूसरी एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर कोई हिंदुत्व के लिए बोलेगा वो करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस नहीं होगी, लेकिन किसी और धर्म के लिए बोलेगा तो वो करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस होगी। वो एक टिकलिश लीगल इशू है जो सॉल्व होना चाहिए। लेकिन जब सर जो धर्म का आइडिया है हिंदुइज्म में, वो धर्म तो रिलीजन नहीं है, ये तो बिल्कुल एक स्कॉलरली एक्सेप्टेड बात है, ना वो लॉ है। जो धर्म है वो ना लॉ है ना रिलीजन है, और वो गॉड से भी सुप्रीम माना गया है। यानी गॉड भी इन अ वे बाउंड बाई, जैसे कहते हैं यूरोपियन जूरिस्प्रूडेंस में नेचुरल लॉ है, वो भी धर्मा से बंधा हुआ है। तो जो हमारे देश में धर्म और राज्य की रिलेशनशिप हो, उसको आप कैसे देखेंगे? क्योंकि आपको मालूम है बीजेपी की पहली पोजीशन ये थी कि हम जो है पॉजिटिव सेकुलरिज्म करेंगे, हम निगेटिव सेकुलरिज्म नहीं करेंगे। तो आज आप उसको कैसे देखते हैं, राज्य और धर्म की रिलेशनशिप? पहली बात तो धर्म जब शब्द प्रयोग हम कर रहे हैं, मैं मानता हूं हम इसको रिलीजन के समांतर यूज नहीं करना चाहिए। रिलीजन का समांतर शब्द है पंथ है, और मजहब जो शब्द हम उर्दू में प्रयोग करते हैं। जिस जजमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं उस जजमेंट पर मैंने थोड़ा प्रश्न मैंने डिस्कशन है वैसे, उसमें 2-3 ही पैराग्राफ हैं सिर्फ। नहीं, मैंने भी प्रश्न इसलिए उठाया क्योंकि आप बहुत सही उस बात को उठाए हैं। हम जब वे ऑफ लाइफ कहते हैं धर्म को, तो कौन सा रिलीजन वे ऑफ लाइफ नहीं है? आप मुस्लिम है क्या? इस्लाम वे ऑफ लाइफ नहीं है क्या? करेक्ट। क्रिश्चियनिटी वे ऑफ लाइफ नहीं है क्या? डजंट इट डिफाइन योर वे ऑफ लाइफ? मैं मानता हूं कि हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ से ज्यादा व्यू ऑफ लाइफ है, एक वर्ल्ड व्यू है, एक दृष्टिकोण, एक दृष्टि है, एक दुनिया के प्रति देखने का एक दृष्टिकोण है। ये बिल्कुल रिजिड नहीं है। वो दृष्टिकोण में जो मूल्य बने हैं, जो वैल्यूज बने हैं, उनको ही हम केवल धर्म मानते हैं। अगर वो अर्थ से आप धर्म का प्रयोग कर रहे हैं तो राज्य उन वैल्यूज को लेकर ही चलना चाहिए। पर धर्म को आप रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में मान रहे हैं ना, तो एकदम हम रिलीजन से सरकार को समान दूरी रखना है, पर साथ साथ इन आवर हिंदू ट्रेडिशन समान आदर भी रखना है। दूरी और आदर दोनों राज्य को रखना है। बट होता क्या है, हम धर्म से कंफ्यूज हो जाते हैं। वैल्यू सिस्टम जो है वो धर्म है। अब हम धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं। सेकुलरिज्म इज ट्रांसलेटेड एज धर्म निरपेक्षता। एक बहुत इंटरेस्टिंग बहस पार्लियामेंट में एक बार हुई। पीलू मोदी साहब के नाम आप सब जानते ही है। पीलू मोदी साहब ने पार्लियामेंट में एक बार, एक मंत्री जी बड़ा लंबा भाषण दे रहे थे धर्म निरपेक्षता के ऊपर। भाषण पूरा होने पर पीलू मोदी साहब उठे कि सर मेरा एक डाउट है। तो मंत्री जी ने कहा कि क्या है? तो बोले कि सर आप इतना लंबा भाषण दिया धर्मनिरपेक्षता को, पर मैं सुनते सुनते स्पीकर के साथ देखा तो स्पीकर के पोडियम के ऊपर अशोक चक्र है, उसके नीचे लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। अब आप कह रहे हो धर्म निरपेक्षता होना चाहिए, वह लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तन होना चाहिए, कौन सा लेना है? तो मंत्री जी ने बोला यार झंझट खड़ा करते हो, मैंने वो पढ़ा ही नहीं था। तो कई बार बहस होता है, ना पढ़े ना समझे बहस होता है। जिस धर्म चक्र प्रवर्तन की बात की गई है वो मूल्यों की है, वैल्यूज की है, वर्ल्ड व्यू की है। जहां तक रिलीजन का प्रश्न है, हम ना फ्रेंच है जहां रिलीजन इज कंप्लीटली रिजेक्टेड। रिलीजन सेकुलरिज्म इज नॉट वन वे ऑफ प्रैक्टिस इन यूरोप एंड वेस्ट आल्सो। फ्रेंच सेकुलरिज्म है टोटल रिजेक्शन ऑफ रिलीजन, बट अमेरिकन सेकुलरिज्म है टोटल फ्रीडम टू रिलीजन। वहां तो प्रेसिडेंट तो बाइबल के ऊपर हाथ रख के वो लेता है। तो अलग अलग प्रकार सेकुलरिज्म है। इंडिया में सेकुलरिज्म की परिभाषा इतना ही होना चाहिए, सब पंथों के प्रति समान आदर स्टेट का, सब पंथों के साथ समान दूरी स्टेट का होना चाहिए। आपने अच्छा कहा कि हर धर्म जो है वो वे ऑफ लाइफ है, और इतना सावरकर का जिक्र होता है। जो उनकी किताब थी हिंदू एम्पायर इन महाराष्ट्र, उसमें उन्होंने मुसलमानों की और इस्लाम की बड़ी तारीफ लिखी और ये कहा कि ये जो फियर्स यूनिटी ऑफ फेथ है, सोशल कोहेशन है, और जो वैल्यूअस फर्वर है, इससे वो एक बहुत बड़ी मजबूत बॉडी बन गए। और ये चीजें जो हैं हिंदुओं में कमी है।
तो हम सब रिलीजन्स में भी एक दूसरे से सीखते हैं, और हर धर्म इन अ वे एक वे ऑफ लाइफ है। अब सर लास्ट में मैं उस प्रश्न पे आना चाहता हूं, जो सोल ऑफ नेशन आपने कही है, दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कही है, जो कोर आइडिया ऑफ नेशन है कि हर नेशन की एक डेस्टिनी होगी फुलफिल करने के लिए, और राष्ट्र जो है वो कल्चर्स को और ट्रेडिशंस को और पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। लेकिन ये सब सोल नहीं है, ये सब एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है। तो ये जो कोर आइडिया और सोल ऑफ नेशन है, चिटी का कंसेप्ट दीनदयाल उपाध्याय जी का, इसको भी जरा सा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर। ऑन वे ऑफ लाइफ जस्ट वन वर्ड, वे ऑफ लाइफ बदलते रहता है, बदलते रहना चाहिए। काल के अनुरूप हम अपने वे ऑफ लाइफ को बदलना चाहिए। वो रिलीजियस हो, सिविल हो, सेकुलर हो, उसको बदलते रहना चाहिए। पर जो व्यू ऑफ लाइफ है वो हम सबका समान होना चाहिए। हम सभी एक ही दृष्टि से हम अपने आप को एक दूसरे को देखें, सबके प्रति आदर रखें, सुपीरियरिटी की भावना रखें, इंफीरियरिटी की भी भावना ना रखें। ये जहां तक वो प्रश्न है व्यू ऑफ लाइफ का है। और सोल का जहां तक प्रश्न है सर, केवल इंडिया नहीं, दुनिया भर में इस विषय पर बहस आज चल रहा है। क्या नेशंस की एक अपनी पहचान होती है? क्या अपना स्वभाव होता है? क्या कभी कभी जोक्स भी बन जाते हैं इसके ऊपर, पर चलो जोक्स में मैं नहीं जाऊंगा। बट नेशंस क्यों एक अपना आइडेंटिटी बनाते हैं? क्योंकि उनका एक मूल स्वभाव होता है, उसकी एक स्वभाव की एक प्रेरणा केंद्र होता है। वो प्रेरणा केंद्र को सोल कहा जाता है। हमारे राष्ट्र का जो सोल है, जिसको दीनदयाल जी ने चिति का शब्द प्रयोग किया है, वह इस देश की सनातन संस्कृति में है। तो हम चीजों के प्रति उसी प्रकार रिएक्ट करते हैं जिस प्रकार एक यूरोपियन या किसी और देश का व्यक्ति रिएक्ट करता हो, उस प्रकार हम रिएक्ट नहीं करते हैं सेम सिचुएशन पर। क्यों? क्योंकि यहां आपका पूरा जो एक्सपीरियंस रहा है हजारों वर्षों का, उससे आपके राष्ट्र की एक चिति बन जाती है, एक स्वभाव बन जाता है। तो हम एक समाज के नाते हिंसा का एकदम स्वीकार कभी नहीं कर सकते। ये हमारा जिसको आपने डीएनए कहा, हमारे डीएनए में बैठता नहीं है। इतना ही नहीं, मैं ये भी कहता हूं, इंडिया में स्ट्रैटेजिक कल्चर स्वभाव बन नहीं सकता। क्यों? हमारे डीएनए में यह है कि वसुधैव कुटुंबकम। मैं कई बार कहता हूं, चाइना ने ग्रेट चाइना वॉल बना दिया। केवल मंगोल से आक्रमण हो रहा था नॉर्थ से, उनसे बचने के लिए ग्रेट चाइना वॉल, सम 600 किलोमीटर लॉन्ग वॉल उन्होंने बना दिया। इंडिया में एग्रेशन कहां से होते थे? एक माउंटेन पास से होते थे, कॉल्ड खैबर पास। खैबर पास में दीवार क्यों नहीं बनाया हमने? क्योंकि हमको हमारे दिमाग में बैठता ही नहीं है। हम मानते हैं कि भाई पूरा विश्व तो एक समाज है। तो आज भले ही हम फेंसेस बना रहे हैं, बट एक इस देश का चिति रहता है, स्वभाव रहता है। वो स्वभाव को आत्मा के रूप में हमने परिभाषित किया। आज इसकी बहस दुनिया में सब जगह हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही कहा। और फिर हिंदू राष्ट्र का भी जो जिक्र आपने किया है, और उसमें भी जो गुरु गोवालकर जी को कोट किया है कि उन्होंने तो जो इंटरव्यू दिया ईरानियन स्कॉलर सैफुद्दीन को 1971 में, उसमें भी उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का मतलब ये नहीं होगा कि सब लोग हिंदुइज्म को फॉलो करें। सारे देश के नागरिक जो हैं वो भारत के इक्वल सिटीजन्स हैं, और एक समाज है हमारी, एक एस्पिरेशंस हैं। जैसे सर मैं तो नॉर्थ का हूं, हैदराबाद आकर नॉर्थ के जो हिंदूज हैं उनसे मेरे खाने के टेस्ट, मेरे जोक्स और बातचीत ज्यादा मिलती है बनिस्बत हैदराबाद के मुसलमानों से, क्योंकि वो नॉर्थ की कल्चर अलग है, साउथ की कल्चर अलग है, और जो मलयाली मुसलमान होगा और जो मलयाली हिंदू होगा उसकी एक सी कल्चर होगी। तो मैं ये समझता हूं कि जो देश की कल्चर है, और राइट टू कल्चर आर्टिकल 29 में एक फंडामेंटल राइट है, उस पे अगर हम फोकस करके अपने राष्ट्र को बनाएंगे तो जरूर भारत एक मजबूत राष्ट्र अवश्य बनेगा। सर मैं बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। इस किताब ने हिंदुत्व पे जो बहुत से लोगों के माइंड में डाउट्स थे, उन डाउट्स को क्लियर किया। लेकिन सर जैसे कहते हैं कि बिग ब्रदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, तो ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी देश के बहुसंख्यक समाज की होगी कि वो अल्पसंख्यकों के दिल में अगर कोई डर बैठ गया है या बैठा दिया गया है, उस डर को खत्म करें
और ऐसे स्टेटमेंट्स हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से ना आए जिससे समाज में पोलराइजेशन हो। अल्टीमेटली हिंदुस्तान के मुसलमानों का इंटरेस्ट भी देश के विकास में है, हिंदुओं का भी इंटरेस्ट देश के विकास में है। तो वो जो कॉमन एस्पिरेशन है वो हमारी राष्ट्र का जो है जाहिर है कि बेसिस है। और हमारा इतिहास आपने जैसे कहा एक है, पूर्वज एक हैं और हमारा मदरलैंड एक है। तो फिर एक मजबूत राष्ट्र के लिए सारे देश के नागरिकों को साथ आना ही होगा। मैं आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने समय दिया। हम अपने इंग्लिश व्यूअर्स के लिए आपसे बात करेंगे। किताब में इतनी चीजें हैं कि बहुत से नए प्रश्न पूछूंगा उसमें आपसे। फैजान साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बट एक मेरा छोटा अमेंडमेंट स्वीकार करें। आप हिंदू को बिग ब्रदर ना कहे, एल्डर ब्रदर कहे चलेगा। एल्डर ब्रदर, चलिए डन सर, बहुत अच्छा। बिग ब्रदर एल्डर ब्रदर है, प्रॉब्लम उसी से आता है। सही तो हम बिग ब्रदर ना बनना चाहेंगे, जरूर एल्डर ब्रदर बनना चाहेंगे। बट देखिए, सभी ब्रदर्स बड़े हैं, सभी को जिम्मेदारी से साथ साथ रहने का प्रयास करना चाहिए, तब हम सब मिलकर एक परिवार के नाते आगे बढ़ सकते हैं। जरूर बड़ा समाज के नाते, एल्डर ब्रदर के नाते हिंदू का जिम्मेदारी जरूर है, पर मुसलमान का भी जिम्मेदारी है और अन्य लोगों का भी जिम्मेदारी है कि आपने जो बड़ी बात कही थी, हम एक समाज हजारों वर्षों से है, आज नहीं है, इतिहास से, संस्कृति से, परंपरा से है, मजहब से। ठीक है, अलग अलग मजहब है, हिंदू का एक मजहब कहां बचा है? दसों मजहब हिंदुओं में है, नए नए मजहब रोज पैदा हो जाते हैं, साईं बाबा रिलीजन पैदा हो जाता है, अन्य रिलीजन आ जाता है, फिर भी हिंदू कोई उम्मा नहीं बनता है। हिंदू एक ओपन समाज रहता है। जैसा आपने कहा, मलयाली मुस्लिम, तेलुगु मुस्लिम, मुझे तो तेलुगु सिखाया था बचपन में मेरे स्कूल में एक मुस्लिम टीचर ने, जन्नत हुसैन साहब उनका नाम है, वो तेलुगु टीचर थे मेरा। तो वो एक परंपरा है, उसको हम बचा के रखे, ब्रदर्स के रूप में रहे, कोई बिग ब्रदर भी ना बनेगा कोई मिस्चुअस यंगर ब्रदर ना बने, हम सब ब्रदर्स बनके, एल्डर यंगर ब्रदर बनके रहे, वो हमारी कल्पना होना चाहिए। आई थिंक दैट इज व्हाट हिंदुत्व स्टैंड्स फॉर। बहुत बहुत आपको आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, नमस्कार सर। थैंक यू।